तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट दीपांकर गुप्ता। ये मैं जो वीडियो है अपने वकील भाइयों के लिए, जूनियर्स के लिए और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए और जो नए नए प्रैक्टिस में आए हैं उनके लिए बना रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो 2025 इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में। ये हमारे लिए कोई अच्छा बिल नहीं है। हम सबके लिए जो लॉ प्रैक्टिशनर हैं और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो एडवोकेट्स हैं, सीनियर्स हों चाहे जूनियर्स हों, सबके लिए ये एक नेगेटिव बिल है। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से है, ये क्या क्या करता है। ये जो बिल है ये सेंट्रलाइज्ड है। ये क्या कर रहा है, ये जो बिल है ये जो हमारी एडवोकेट्स की पावर है उसको कर्टेल कर रहा है, उसको कम कर रहा है बहुत ज़्यादा। और ये सेंट्रलाइज बिल है, मतलब सेंटर ने अपने आप को ध्यान में रख के बनाया है। अब मैं बताता हूँ देखो कैसे कैसे सेंट्रलाइज है। मैंने जो इसको पढ़ा है अभी तक और जो समझा है, आज हमने इस पे मुद्दा भी उठाया था और आज हमने इस पे स्ट्राइक भी की थी कोर्ट में। ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स किया गया है। सबसे पहले सेक्शन 36 को देखते हैं हम। इसमें क्या करता है ये, हमारी जो पावर है, हाँ नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 35A को। सेक्शन 35A क्या करता है, जो हमारा राइट था, राइट टू स्ट्राइक, ठीक है, और बॉयकॉट का, कुछ भी गलत होता था तो हम क्या करते थे, स्ट्राइक कर देते थे और बॉयकॉट करते थे। तो वो हमारा इन्होंने राइट खत्म कर दिया है। अब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए स्ट्राइक करना एक आम बात है। ये हम जो एडवोकेट्स होते हैं, हम पब्लिक की आवाज होते हैं, हम ही उनके मुद्दे रेज करते हैं। अगर हमारी ही आवाज दबा दी जाएगी तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा। और आप जानती हैं कि करप्शन कितना बढ़ चुका है, हर सेक्टर में बहुत ज्यादा करप्शन है। हर जगह आप कहीं पे भी चले जाइए, आप करप्शन ही करप्शन मिलेगा। और करप्शन के अगेंस्ट अगर कोई आवाज उठाता है तो वो एडवोकेट होता है। क्योंकि कल को आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए, पुलिस आपके खिलाफ कुछ कर दे, कोई भी एजेंसी जो गवर्नमेंट एजेंसी आपके खिलाफ कुछ भी कर दे, तो आप कहाँ जाओगे, आप कोर्ट ही जाते हो। कोर्ट में आपकी कंप्लेंट या कोई भी जो ग्रीवांसेस होती हैं उनको कौन फाइल करता है, एडवोकेट फाइल करता है। और जब ये एडवोकेट की ही आवाज दबा देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, आम पब्लिक कहाँ जाएगी। फिर तो जो करप्शन होगा होगा, फेवरेटिज्म चलेगा जो अब भी चल रहा है, ठीक है ना। ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो ये जो हमारा स्ट्राइक, हम अपना जो प्रदर्शन, हम जो भी अपना जो ग्रीवांसेस हैं वो बॉयकॉट और स्ट्राइक के थ्रू ही हम दिखाते थे, तो उसको खत्म किया जा रहा है। दूसरा, इन्होंने सेक्शन 36, ये भी बहुत हमारे लिए, हमारा जो ये सेक्शन इन्होंने इसमें डाला है, ये भी हमारे लिए, हमारे एंटी है, मतलब नेगेटिव सेक्शन है, एक ब्लैक सेक्शन है, इसे मैं ब्लैक सेक्शन बोलूंगा। ये क्या करता है, ये अगर किसी एडवोकेट के खिलाफ कोई सीरियस कंप्लेंट हो जाए तो उसको तुरंत सस्पेंड करने की बात करता है। अब कंप्लेंट तो झूठी भी हो सकती है, ये कैसे पता चलेगा कि कंप्लेंट सच्ची है। मान लो कोई बहुत अच्छा एडवोकेट है, वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने किसी इंसान के साथ कुछ गलत कर दिया और कोई एडवोकेट उसका केस लड़ने लगा, तो उन्होंने उसकी झूठी कंप्लेंट करा दी। इस कंडीशन में उस एडवोकेट को हटा दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ का, मतलब किस तरह का सेक्शन है, मुझे समझ नहीं आया। कितना गलत सेक्शन है, ठीक है ना। इस सेक्शन को हटाना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 49B, इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद को पावर दे दी। ये क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये डायरेक्शन देगी, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। ये क्या करेगी, ये डायरेक्शंस देगी बार काउंसिल को, ये बताएगी बार काउंसिल को कि किस तरह से काम करना चाहिए। मतलब इसको, जो हमारा ये पिलर है डेमोक्रेसी का, इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि बार काउंसिल को कैसे चलना है ना। तो जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेसी एक सोशल सर्विस होती है। हम जस्टिस के लिए बात करते हैं, तो फिर हम जस्टिस के लिए बात कैसे कर पाएंगे। फिर तो हम एक सरकारी जो सर्वेंट होता है, सिविल सर्वेंट होता है, उसी की तरह काम करेंगे, ठीक है ना। लोगों का एक्सटॉर्शन और ये सब जैसे किया जाता है वही करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत नेगेटिव है, ये सेक्शन है 49B। तो इसको एक तुरंत से रिमूव किया जाना चाहिए। उसके बाद 33A है। ये क्या कहता है, ये हमारी जो प्रैक्टिस है, जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन विद बार एसोसिएशन, एडवोकेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बार। अच्छा, हमें ना एक जगह पे प्रैक्टिस और अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये हमारी जो मोबिलिटी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे अभी तक क्या होता था, मान लो मैं दिल्ली में वो हूँ, एडवोकेट हूँ, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं यूपी में भी प्रैक्टिस कर सकता था कहीं पे भी जाके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब
मुझे दिल्ली में ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना, दिल्ली में अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो मैं वहीं पे ही बैठूंगा। ठीक है। 30 जो सेक्शन है इसमें, राइट टू प्रैक्टिस, ये हमारा जुरिडिक्शन उसको क्या करता है, कर्टेल का मतलब कम कर देता है। ये क्या करता है, द अमेंडमेंट सब्जेक्ट द राइट टू प्रैक्टिस और लॉ टू रूल मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बार काउंसिल रेगुलेशन विच कुड इम्पोज रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन affecting advocate ability to represent client freely across different jurisdictions। पहले हम कहीं पे भी मुकदमा लड़ने जा सकते थे। जैसे मैं दिल्ली का एडवोकेट हूं तो मैं मुंबई भी जा सकता हूं, मैं पुणे भी जा सकता हूं, मैं बेंगलुरु भी जा सकता हूं, ठीक है, मैं गोवा भी जा सकता हूं, मैं कहीं पे भी केस लड़ने जा सकता था। लेकिन ये इससे क्या कर रहे हैं, हमारा जुरिडिक्शन उसको लिमिट कर रहे हैं कि अब वो जो जहां का एडवोकेट है वहीं प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, ये हमारे कितना गलत कर रहे हैं लोग। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी बार काउंसिल है उसमें उसके जो मेंबर होते हैं, जो 3 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, उसमें जो 3 मेंबर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर आ जाएंगे नॉमिनेट होके, फिर इंडिपेंडेंट बॉडी कहां रह जाएगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर तो जो सेंटर कहेगा वही करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, रेगुलेशन, और अब उसके बाद सेक्शन 6 देख लेते हैं, रेगुलेशन ऑफ बार एसोसिएशंस। ये जो अमेंडमेंट है, द अमेंडमेंट गिव स्टेट बार काउंसिल पावर टू एनफोर्स नॉर्म्स ऑन बार एसोसिएशन अंडर देयर जुडिक्शन दिस कुड इंपैक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज एसोसिएशंस अफेक्टिंग देयर रोल्स एज डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स फॉर एडवोकेट। ये जो अमेंडमेंट है ये स्टेट बार काउंसिल्स को भी पावर देगा। ये क्या करेंगे, ये जो अपने नॉर्म्स हैं, मतलब जो रूल्स हैं, और ये अपने रूल्स बना के अपनी स्टेट बार काउंसिल को थोप देंगे, उसके ऊपर थोप देंगे, जो एसोसिएशन हैं एडवोकेट्स के उसके ऊपर थोप देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी डेमोक्रेटिक जो इंडिपेंडेंट, इससे क्या होगा, हमारे जो एसोसिएशंस हैं उनकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी, क्योंकि फिर हमें इन्हीं की बात माननी पड़ेगी। और जो एडवोकेसी है वो एक डेमोक्रेसी का प्लेटफॉर्म है, वो खत्म हो जाएगा। इससे ये सबसे गंभीर परिणाम होंगे। तो ये जो बिल है ये सेंट्रलाइज बिल है, ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि ये सारा का सारा सेंट्रलाइज कर दे। तो दोस्तों, इसकी जगह अगर ये अच्छा बिल पास करते तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए था कि जो भी बार के मेंबर्स हैं, जो भी नेता होते हैं बार के, उसमें इनको ये करना चाहिए था, अगर ये सच में डेमोक्रेसी को प्रिजर्व रखना चाहते। जो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे बार एसोसिएशन के जो लीडर्स होते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन इस बिल में होना चाहिए था मेरे हिसाब से। और भी जो मेरे दोस्त हैं, मतलब भाई हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन सबका यही कहना है कि ये इसमें होना चाहिए था। और अगर कोई भी जो लीडर है हमारे एसोसिएशन का, ऑल इंडिया बार काउंसिल का हो या बीसीडी का हो या यूपी बार काउंसिल का हो, बिहार बार काउंसिल का हो, कहीं किसी का भी हो, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड रहता है तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर देना चाहिए और जो उसकी सदस्यता है उसको तुरंत रद्द कर देना चाहिए। इस तरह का कोई प्रोविजन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है ना। अभी दोस्तों आप देखो, जो आम आदमी है उसका कितना शोषण हो रहा है, कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाओ, क्या पुलिस आपकी रिपोर्ट लिखती है? नहीं लिखती, भगा देती है, अनटिल एंड अनलेस किसी का मर्डर ना हो जाए तो ही रिपोर्ट दर्ज होती है। अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाए, चक्कू मार दे किसी के, अगर आपकी पुलिस में जान पहचान है तो आपकी एफआईआर लिख ली जाएगी। लेकिन अगर नहीं है ना, तो आपको 175(3) बीएनएसएस में आपको केस फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में, तब 300 वो अटेम्प्ट टू मर्डर की आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी, तब एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, और उसमें भी कहा नहीं जा सकता, उसे प्राइवेट कंप्लेंट में कन्वर्ट कर देते हैं लोग। तो इस तरह का प्रोसेस चल रहा है। अगर आप किसी पुलिस वाले को थप्पड़ ही मार दोगे तो आप पे एफआईआर हो जाएगी, लेकिन अगर कोई आपको चाकू मार देगा ना तो भी आप उसकी कंप्लेंट, एफआईआर आप उसकी रजिस्टर नहीं करवा सकते। ये रियलिटी है। हम एडवोकेट्स हैं, हमारे पास बहुत केसेस आते हैं। आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए, आपके अकाउंट से कोई 20 लाख रुपए उड़ा दे, आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी। जब तक आप एडवोकेट को नहीं पकड़ोगे आप कोर्ट में नहीं जाओगे। हम लोग
जो सोशल जस्टिस है उसकी वॉइस है, तो हमारी वॉइस दबाई जा रही है। तो मैं अपने दोस्तों से, जितने भी मेरे भाई हैं एडवोकेट्स, और जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, और जो भी आम पब्लिक है जो भी मेरी वीडियो देखेगी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको सपोर्ट किया जाए, इस वीडियो को सपोर्ट किया जाए, और ये सब बातें आप समझ लो, क्योंकि अगर एडवोकेट की आवाज़ दबा दी गई, हमारी पावर्स कम कर दी गई, तो कल को क्या होगा आप जानती हो। पुलिस जो चाहेगी वो करेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जब हमारी आवाज़ दबा दोगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी पावर अगर कम कर देंगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब हम ही कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप ही लोग क्या कर लोगे फिर। तो करप्शन बहुत ज़्यादा है ही अभी, जब अब और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो आप तो सब जानते ही हो। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि हमें अभी ये स्ट्राइक कल भी रहेगी, और ये स्ट्राइक चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस ये बिल पास ना हो। ये कहते हैं ना कि हमें हमारे से स्ट्राइक का राइट छीन लेंगे, हम स्ट्राइक करके ही रखेंगे। अब हम स्ट्राइक ही करेंगे, ये हमसे क्या राइट छीनेंगे। हम इनको, हम ये बिल पास ही नहीं होने देंगे। हम इस बिल को मानेंगे ही नहीं, इस बिल को मानने से इनकार कर देंगे। इन्हें जो करना है कर लें। ठीक है ना दोस्तों, हमें ये स्प्रिट है। मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से सबसे यही कहूंगा कि इस बिल को मानने से इनकार कर दो। आज भी हमने इसकी बिल की कॉपियां जलाई थी जारी कोर्ट में, और कल को और परसों को हम फिर यही काम करेंगे। कल या परसों को हम यही काम करेंगे। हम इस बिल को मानेंगे ही नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इस बिल को। इनको जो करना है ये करें। थैंक यू दोस्तों।